मोशन ऑफ चार्ज इन फील्ड्स। कुछ थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर रहे थे अपन। देखिए होता क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जहां पे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जहां पर हो वहां दो ही पाथ पॉसिबल होते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूं। या तो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा या फिर क्या आएगा, पैराबोला। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो पाथ क्या आता है? याद है आपको, एक एग्जांपल लेते थे हम कि जो ग्रेविटी है उसको आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान सकते हैं। ये कैसा पाथ आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, ओनली ड्रॉप कर रहे हैं, तो पाथ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। एक और कंडीशन में स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको सीधा नीचे फेंका जाए, और एक और कंडीशन में स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको सीधा ऊपर फेंका जाए। मतलब या तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल क्या हो। हाँ जी भाई, एंगल बिटवीन U एंड A इज 0 डिग्री, और 0 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। आपने सीधा कहां फेंका, डाउनवर्ड, तो पाथ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। सीधा ऊपर फेंका तो भी पाथ क्या आता है, और ऐसे फेंक दिया जाए तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाती है, क्या आ जाता है, पैराबोला। ऐसे मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के कोई और एंगल बनाओगे तो फिर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला के लिए पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए, और थीटा जो है वो 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, और थीटा 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। 0 और 180 को छोड़ के कोई और एंगल हो तो पाथ क्या आता है, पैराबोला। ये पैराबोला की कंडीशन है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दो ही पाथ पॉसिबल है, कौन कौन सा, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब आएगा? हमारे पास दो फील्ड है, दो फील्ड कल से हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में हम देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां हम जो देख रहे हैं वो यूनिफॉर्म। बताइए किसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, किसमें वेरिएबल होगा, या दोनों में कांस्टेंट होगा, या दोनों में वेरिएबल होगा? क्या लगता है आपको? एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन बदलना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, QE, और फोर्स को MA के इक्वल करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE/M, और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, QVB, और QVB को MA के इक्वल करें तो A इक्वल टू QVB कितना एक्सेलरेशन है, QVB। किसी को कोई समस्या है यहां तक? पक्का? कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा आपके हिसाब से? इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंका, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, QE/M। किधर? फील्ड के डायरेक्शन में। किधर? फील्ड के डायरेक्शन में। और वही पॉजिटिव चार्ज अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, QVB/M। किधर? बोले डिपेंड करता है वो चल किधर रहा है। फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करेंगे, हाँ या ना? मान लो एक चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा था, फील्ड आपकी तरफ थी, तो ऐसे स्लैप करेंगे तो एक्सेलरेशन इधर आएगा। वो पार्टिकल ऐसे घूमेगा, और जब वो घूम के इधर हो जाएगा तो उस पर फोर्स नीचे लगने लगेगा। तो फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
और फोर्स अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी अपने डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इसमें ये जो एक्सेलरेशन होता है कौन सा, क्यू वी बी बाई एम, ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्यों वेरिएबल बोल रहे हैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलते जाता है, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, इसकी क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एक्सेलरेशन है इसको क्या बोलते हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दो ही पाथ आ सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा या, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल आ जाएगा, हेलिक्स आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ रहे हैं ये, क्योंकि एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सर्कल और हेलिक्स आप सोच भी नहीं सकते। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ, ऐसे कोई भी पाथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो स्ट्रेट लाइन या सर्कल आया, मतलब वही समझ जाते कि वो एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल, क्लियर, छापिए थोड़ा सा। क्या हो गया, नींद आ रही है, नहा के नहीं आया, हाँ बोला था ना कल नहा के आना सब लोग। टेस्ट मैग्नेटिज्म का नाम, हो गया, तबीयत खराब हो रही है क्या हो रहा, क्या हो रहा, चलता रहता है बुखार, तो मुझे भी आ रहा, 3-4 दिन तो मुझे भी होगा। बड़े आगे अभी, तो किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या सर्कल हो सकता है क्या, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, सर्कल और, आ रही बात समझ में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, तभी तो पाथ क्या आ रहे हैं, सर्कल या हेलिक्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि आपने जो देखा अभी, लाइक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पाथ या तो स्ट्रेट लाइन आएगा या पैराबोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब अगर हम बात करें तो दोनों में जो कॉमन पाथ है वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ सकता है और स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड में भी आ सकता है।
दोनों फील्ड में अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो कॉमन पाथ कौन सा है? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ सकता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी आ सकता है। क्या डिफरेंस है दोनों के स्ट्रेट लाइन पाथ में? क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताइए कैसे आएगा स्ट्रेट लाइन पाथ उसमें और इसमें? यहां क्या करूं मैं स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए? एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दें, किधर फेंके? फील्ड के, चलो फेंक दिया, तो ये सीधी लाइन में चलता रहेगा। फोर्स कितना लगेगा इस पे? मैग्नेटिक फोर्स जीरो, थीटा जीरो है ना, क्यू वी भी साइन थीटा में थीटा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैग्नेटिक फोर्स अगर नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेशन अगर आया तो वो पार्टिकल को घुमाएगा। क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक्सेलरेशन आया तो पार्टिकल को घुमाएगा, या तो सर्कल पे घुमाएगा या हेलिक्स पे घुमाएगा, घुमाएगा पक्का। मैग्नेटिक फोर्स अगर लगा तो वो घुमाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स निकम्मा फोर्स है, वर्क तो करता नहीं है, वो मैग्नीट्यूड तो बदलता नहीं। क्या बदलता है? और डायरेक्शन बदलेगा तो वो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट तो करेगा, डिफ्लेक्शन आएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगा तो, और नहीं लगा तो फिर कोई बात ही नहीं। तो ये स्ट्रेट लाइन पे चार्ज पार्टिकल निकल गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स लगा होता तो यह पार्टिकल घुमा होता। और फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, और थीटा अगर 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। यहां स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे आएगा? यहां कैसे स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा? बोले यहां स्ट्रेट लाइन पाथ के क्या केसेस हैं? बोले एक काम करो, अब तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दो, छोड़ दो यहीं, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के ले जाएगी किधर? अपनी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा, ये पार्टिकल कहां चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। क्लियर है क्या? दोनों में स्ट्रेट लाइन पाथ आ रहा है। और मान लो हमने ये कर लिया होता तो पॉजिटिव चार्ज को हमने तो फेंक ही दिया किसी स्पीड से, अब अभी भी पाथ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन पाथ ही आना है। अभी भी पाथ क्या आना है? क्लियर है क्या? लेकिन इन दोनों स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस है। ये वो स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो ये अनएक्सेलरेटेड है मोशन है, और ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां पे, और यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी? डेविएट तो हो नहीं रहा। बोले डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? एक्सेलरेट होगा ये फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल। हाँ या ना? यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। मान लो यहां डिस्टेंस विस्टेंस निकालना रहा तो कैसे निकलेगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से। ठीक है, और ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पे क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल। ये एक्सेलरेटेड मोशन है और वो अनएक्सेलरेटेड मोशन है। वहां पे एक्सेलरेशन 0 है, यहां पे 0 नहीं है। पाथ दोनों का ही क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉमन पाथ कौन सा हो सकता है, तो क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन एक ऐसा पाथ है जो दोनों में आ सकता है। किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। क्या दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ एक जैसे होते हैं? बोले ना, एक जैसे नहीं होते।
मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो दोनों मोशन एक टाइप का नहीं है, एक यूनिफॉर्म मोशन है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, if a charge particle is released in uniform magnetic field, then path of charge particle is, if a charge particle is released in uniform magnetic field, then path of charge particle is, charge particle remain stationary, रुका रहेगा। किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आपने रिलीज कर दिया तो रखा रहेगा। क्यों रखा रहेगा? क्यों चलेगा? कौन चलाएगा? मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है क्या रखे हुए पे? इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा? इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन। इस बार फेंका गया है मैग्नेटिक फील्ड के। If a charge particle projected parallel to the electric field, path of charge particle straight line। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल भी फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला केस सीधा नीचे फेंकने वाला। आया समझ में कि नहीं आया? If a charge particle is projected perpendicular to the magnetic field, path of charge particle perpendicular to the magnetic field, circle। If a charge particle is projected perpendicular to the electric field, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल पैराबोला। इधर हेलिक्स कब से आने लगा? ठीक है, क्या आएगा? पैराबोला। अरे समझे नहीं समझे, इसलिए बोला था मैंने नहा के आना आप लोग, है ना, क्योंकि है कुछ नहीं, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। एक फील्ड चेंज होगी, पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन। इफ अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन विथ जीरो एक्सेलरेशन। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कल या सर्कुलर। ठीक है, इधर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, सॉरी, if a charge particle is projected perpendicular to the electric field, parabola. If a charge particle is projected at an angle 30 degree with magnetic field, helical. If a charge particle is projected 30 degree with electric field, parabola. क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? कब कहां क्या पाथ आएगा ये एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? मैग्नेटिक मतलब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे? जब वो रेस्ट में रहे तब, या मूव कर रहा हो तब? हमेशा लगेगा भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा चार्ज पार्टिकल पे? हमेशा लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स मूविंग पे लगता ही लगता है, पैरेलल मूवमेंट पे नहीं लगता है। अगर पैरेलल मूवमेंट हो तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, या मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है? क्या बोला मैंने? फिर से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, या फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है? बोले एक ही तो बात है दोनों। ध्यान से समझिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, सही या गलत? हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो उसके लिए चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट जरूरी है। सही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लगाती है। मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है? जरूरी नहीं है। मूविंग चार्ज पार्टिकल तो पैरेलल मूवमेंट भी हो सकता है ना, उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा ही देगी। चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग ही जाता है। मैग्नेटिक फोर्स चलते हुए पे ही लगता है। हाँ, अब समझ में आया क्या? अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो चलते हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। ऐसा जरूरी भाई? चलता हुआ चार्ज पार्टिकल तो पैरेलल मूवमेंट भी हो सकता है ना।
अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पे चलेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल चलेगा, रुके हुए पे तो नहीं लग सकता ना। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है? बोले ऐसा जरूरी नहीं है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाई देगी। मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि मूवमेंट कहीं पैरेलल मूवमेंट तो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लगाती है। जी हां, मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स लगाएगी तो रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे नहीं लगाएगी, इस पे लगाएगी। मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लगेगा। क्लियर है क्या? बातें समझ में आ रही है? अगला, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कुलर। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कुलर। सही या गलत? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कुलर, ये सही है। यूनिफॉर्म वर्ड अगर बोला गया है तो सर्कुलर नहीं हो सकता, और यूनिफॉर्म नहीं बोला, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो सर्कुलर हो सकता है, क्योंकि फिर मैं नॉन यूनिफॉर्म भी मान के चल सकता हूं। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्कुलर होता है क्या? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कुछ भी हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर सकते कि वो क्या होगा, तो पता नहीं क्या क्या हो, सब कुछ पॉसिबल है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हेलिक्स, सब पॉसिबल। बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर, फॉल्स। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर, ट्रू। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी सर्कुलर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल होता है क्या? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी पैराबोला। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी पैराबोला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैराबोला कभी आता है क्या? क्लियर है क्या? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रू नहीं, फॉल्स। सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन आता है, पैराबोला आता, फिर सर्कल कैसा है? इन दोनों चीजों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। किसका? सर्कुलर पाथ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पाथ सर्कल नहीं हो सकता, और अगर आपने बोल दिया किसी का पाथ सर्कुलर है तो वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो नहीं सकता। वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर ही सर्कल जैसे पाथ आ सकते हैं, कांस्टेंट में तो दो ही पॉसिबिलिटी है, तो स्ट्रेट लाइन या, और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड में जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? वेरिएबल होता है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी सर्कुलर विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोले हम तो कुछ नहीं बोल रहे, मान लो कि नहीं ना, क्या है बस। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी सर्कुलर विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोले वो सर्कुलर तक तो ठीक है, सही है, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत है, इसलिए फॉल्स। बात समझ में आ रही क्या? कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? वेरिएबल। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कुलर विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर्कल हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बोले ट्रू। सर्कल कैसे होगा फिर? फॉल्स बोला था। ट्रू कोई और कोई बोला होगा फिर। अच्छा, वहां से आवाज आई थी, कोई बात नहीं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पैराबोलिक विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये सही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोला हो सकता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही होता, तभी तो पैराबोला होता है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी स्ट्रेट लाइन विथ जीरो एक्सेलरेशन। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी स्ट्रेट लाइन विथ जीरो एक्सेलरेशन, फॉल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, ये लिखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कुछ तो फोर्स लगेगा ना, और फोर्स लगेगा तो जीरो कैसे होगा? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी स्ट्रेट लाइन विथ जीरो एक्सेलरेशन। बोले मैं भी क्या, मस्ट भी। ठीक है, यहां पे स्ट्रेट लाइन पाथ अगर आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा तभी स्ट्रेट लाइन आ सकता है। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अगर लग गया तो फिर आप स्ट्रेट लाइन भूल जाओ, वो घुमाएगा। घूमेगा तो कहीं ना कहीं तो घूमना पड़ेगा, तो सर्कल पे या हेलिक्स पे। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगे तब तक ही स्ट्रेट लाइन है, और इधर बोले फोर्स तो लगता ही लगता है, इधर
फोर्स के लगने को यहां रोका नहीं जा सकता। कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग आती है लोरेंज फोर्स। क्या हेडिंग आती है? लोरेंज फोर्स। अभी आप लोगों को छापना कुछ भी नहीं है, मैं एक एक करके समझा रहा हूं। लोरेंज फोर्स क्या होता है? लोरेंज फोर्स भाई किसी चार्ज पार्टिकल, मान लो दोनों फील्ड एक साथ हो, दोनों फील्ड एक साथ हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों हो तो दोनों, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा फोर्स है फिजिक्स में जिसको बोला गया है ये सम है किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। लोरेंज फोर्स क्या है? वेक्टर सम है दो फोर्स का। कौन से दो फोर्स का? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। इनके वेक्टर सम को हम क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स। अब लोरेंज फोर्स कितना होता है, इस पे आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। लोरेंज फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये कोई नहीं पूछता। फिर पूछा क्या जाता है? लोरेंज फोर्स जीरो कब होगा? मतलब इसकी जो कंडीशन पूछी जाती है ना, इसकी वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जीरो कब होगा वो पता करना। उसकी जो थ्योरी है उसी पे क्वेश्चन आता है। नीट 2025 में लोरेंज फोर्स के जीरो होने पे क्वेश्चन है। और इसके पहले भी जब भी पूछे गए हैं तो एक ही कंडीशन पूछी गई है कि लोरेंज फोर्स जीरो कब होगा। चलो हम सोचते हैं कि लोरेंज फोर्स जीरो कब होगा। भाई लोरेंज फोर्स मुझे जीरो लाना है। दो फोर्स का वेक्टर सम जीरो कैसे आ सकता है? दो फोर्स को जोड़ के आंसर जीरो कैसे आ सकता है? बोले दो कंडीशन में आ सकता है। या तो दोनों ही फोर्स नहीं लगे तो जीरो, भाई ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगे और मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगे तो लोरेंज फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। और अगर लगे तो फिर दोनों लगे, इक्वल लगे, ऑपोजिट लगे तो भी जीरो आ सकता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि एक लग गया और दूसरा ना लगे तो फिर जीरो नहीं आ पाएगा। जीरो लाने के लिए या तो दोनों ही नहीं लगे और लगे तो फिर दोनों लग जाए, इक्वल लग जाए और ऑपोजिट लग जाए तो लोरेंज फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं बोर्ड पे, इन पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे। अब एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। और एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये चार कंडीशंस आपके सामने हैं। पहला, यहां पे लोरेंज फोर्स के बारे में आप क्या बोलोगे? यहां लोरेंज फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्या? फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? तो दोनों ही फोर्स नहीं लगेंगे। तो यही तो कंडीशन है हमारी कि या तो दोनों नहीं लगे या फिर लगे तो दोनों लगे, इक्वल एंड ऑपोजिट लगे, तो आंसर क्या लाया जा सकता है? जीरो। तो यहां पे जीरो होगा क्या? हाँ, यहां पे लोरेंज फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अंगूठा लगा सकते हैं इस बात पे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो आंसर जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोले अगर दोनों फोर्स लगे, कौन से दोनों फोर्स लगे? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगे और मैग्नेटिक फोर्स भी लगे और दोनों इक्वल और ऑपोजिट लग जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। और मान लो दोनों इक्वल नहीं हुए, इक्वल हुए तो ऑपोजिट नहीं हुए, ठीक है। पता चले इक्वल भी नहीं हुए, ऑपोजिट भी नहीं हुए, ऐसी कुछ कंडीशन अगर आ गई, मतलब एक दूसरे को कैंसिल अगर नहीं कर पाए तो आंसर जीरो। तो जीरो आ भी सकता है। और तो यहां पे क्या बोलेंगे? मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। इधर यहां पे लोरेंज फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स किसने बोला लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये दावा कर सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। चार्ज पार्टिकल रुका हुआ रहा तो नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है
उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा और इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही नहीं रहा क्योंकि वो तो फील्ड ही नहीं है, तो लॉरेंज फोर्स क्या हो गया? जीरो। और मान लो चल रहा है तो भी पॉसिबिलिटी है अभी भी कि मूवमेंट जो है वो अगर पैरेलल मूवमेंट हुआ तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो, लॉरेंज फोर्स चल रहा है लेकिन पैरेलल मूवमेंट नहीं है, कुछ एंगल पे चल रहा है, अब नॉन जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताओ यहां आप दावा कर सकते हो कि लॉरेंज फोर्स मस्ट बी, जो आप बोल रहे थे वो कहानी गलत है। यहां पे भी बिल्कुल सेम, मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है और जीरो यहां यहां अंगूठा लगा सकते हो कि जो लॉरेंज फोर्स जीरो हो गई नहीं। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा, अब एक लग रहा है दूसरा, अब एक लग रहा है और दूसरा नहीं लग रहा, तो जीरो कैसे आएगा? लगे तो दोनों लगना चाहिए, दोनों नहीं लगना चाहिए। एक फोर्स अगर लग गया तो उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा भी चाहिए था, दूसरा आ नहीं सकता, तो यहां पे क्या बोलोगे आप? लॉरेंज फोर्स इज नॉट इक्वल टू। तो पहला केस वो केस है जहां अंगूठा लगाया जा सकता है कि लॉरेंज फोर्स जीरो होगा, और चौथा केस वो केस है यहां भी अंगूठा लगाया जा सकता है कि लॉरेंज फोर्स जीरो नहीं होगा। बाकी सेकंड और थर्ड में कुछ भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। क्लियर है क्या? चार ऑप्शन डाल के मान लो पूछे किसमें लॉरेंज फोर्स जीरो होगा, कौन सा टिक करोगे? पहला। चार ऑप्शन डाल के, यही चार ऑप्शन हो और पूछ ले जाए कौन सा किसमें लॉरेंज फोर्स जीरो होगा, तो क्या टिक करोगे? पहला। और मान लो ये चार ऑप्शंस नहीं हो, ये चार कंडीशंस हो, और ऐसा पूछ लीजिए किसमें लॉरेंज फोर्स जीरो हो सकता है, और ऑप्शंस पे नीचे डले हो 1 2 3 में, 3 एंड 4 में, 2 4 एंड 3 में, तो क्या कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें जीरो हो सकता है? 1 2 और भाई हो सकता है मैं 1 2 और जिसमें होगा उसमें भी हो ही सकता है, ठीक है, 1 को तो लेके ही चलना है और 2 3 तो है ही है, तो इनमें जीरो हो सकता है, ठीक है। किसमें नॉन जीरो हो सकता है? 2 3 और इनमें नॉन जीरो। और अगर यही ऑप्शन और पूछ ले किसमें नॉन जीरो होगा, तो चौथा ऑप्शन। दावा तो फिर चौथे पे ही कर सकते हैं, अगर होगा पूछोगे तो फोर्थ, नहीं होगा पूछोगे तो फर्स्ट, नहीं होने की पॉसिबिलिटी पूछोगे तो 1 2 3, जीरो होने की पॉसिबिलिटी पूछोगे तो 2 3 4, सॉरी जीरो होने की पॉसिबिलिटी 1 2 3, नॉन जीरो होने की पॉसिबिलिटी 2 3 4। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? अब इसमें से हमको कौन सी हेडिंग पढ़ना होती बता? ये वाली, जिसमें दोनों फील्ड होती है और हमको लॉरेंज फोर्स जीरो लाना होता है। दोनों फील्ड होने के बाद भी हमको क्या लाना है? लॉरेंज फोर्स जीरो लाना होता है। तो दोनों फील्ड होने के बाद लॉरेंज फोर्स जीरो कैसे लाया जा सकता है, उस पर अपन बाद में बातें करेंगे। ये तो छाप लिया था आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लिखिए सिलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स, सिलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स। हो गया? लिखिए पहला पॉइंट, क्वेश्चन लिख लिए, सिलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स। पहला लिखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी सर्कुलर। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी सर्कुलर। हाँ जी, सही है गलत है? हाँ, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी सर्कुलर, ट्रू और फॉल्स? सही है, ट्रू। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी सर्कुलर। हाँ, लिख के फॉल्स लिखिए, आज याद है, आज से 6 महीने बाद याद होना चाहिए।
पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर, फॉल्स। थर्ड पॉइंट, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर, ये सही है। यूनिफॉर्म बोला तो गलत, यूनिफॉर्म नहीं बोला तो सही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेकर चलेंगे। और वेरिएबल लेके अगर चल देंगे तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन जो एटम में घूमता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही सर्कुलर पाथ है, उसका एग्जांपल भी है हमारे पास इसका। तो यूनिफॉर्म में नहीं हो सकता, नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है, हो सकता है कि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी पैराबोलिक, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी पैराबोलिक। सही है गलत है? कैसे सही है? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी पैराबोलिक, मैग्नेटिक बोला था मैंने, तो क्या आएगा? पोल्स। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ with variable velocity in uniform magnetic field. Charged particle will move on straight line path with variable velocity in uniform magnetic field. Charged particle will move on straight line path with variable velocity on straight line in uniform magnetic field, false। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो स्ट्रेट लाइन पाथ आता है वो यूनिफॉर्म मोशन होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला आता है। नेक्स्ट, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक काम करो, या फिर एक मिनट रुकिए, जो आपने लिखा ना अभी वो वापस से कॉपी कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो। चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विथ वेरिएबल वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए, सही है क्या? सही है, एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। नेक्स्ट लिखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड path of charge particle in uniform magnetic field may be helical with uniform acceleration. Path of charge particle in uniform magnetic field may be helical with uniform acceleration. क्या बोलोगे? फॉल्स। क्या दिक्कत है इसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझते हैं,
यूनिफॉर्म एक्सेलेशन मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट में आप हेलिक्स में नहीं घूम सकते। अगला वापस से कॉपी कर दो, यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म लिख लो, और फॉल्स की जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी हेलिकल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हो गया। अगला लिखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी हेलिकल। ट्रू और फॉल्स, सही है गलत है? सही है, यूनिफॉर्म नहीं बोला मैंने, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या है, सही है। अगला लिखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हेलिकल। अगला पॉइंट, if a charge particle is released in uniform magnetic field, if a charge particle is released in uniform magnetic field, its path is a straight line. If a charge particle is released in uniform magnetic field, its path is straight line. क्या लिखोगे, फॉल्स, पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी, ऐसा लिख देना। रुका हुआ रहेगा भैया, रिलीज कर दोगे तो। अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, if a charge particle is released in uniform electric field, then its path is straight line. तो ये सही हो जाएगा। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ जो बोर्ड पे लिखे हैं, कर लो इनको कंपेयर।
कौन सा? चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विद वेरिएबल वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएबल वेलोसिटी कैसे होती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी ना, एक्सेलरेशन जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो स्ट्रेट लाइन पाथ आएगा वहां पे यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होता। हो गया ये? हो गया तो हेडिंग लिखिए अगली क्या? लॉरेंज फोर्स। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। हो गया? अगली हेडिंग क्या लिखोगे? लॉरेंज फोर्स। बोर्ड से मत छापिएगा, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना पहले। लॉरेंज फोर्स लिखिए। इट इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखा है? क्यू वी क्रॉस। तो लॉरेंज फोर्स के लिए कंडीशन क्या है? क्यू कॉमन आ जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा? E प्लस वी क्रॉस बी। ये किसकी कंडीशन है? ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला भैया। फॉर्मूला मतलब लॉरेंज फोर्स की वैल्यू ऐसे बहुत रेयर है कि पूछी जाती है, क्योंकि हमें तो काम किससे है? इसके जीरो होने से। लेकिन ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको चार्ज कैसा रखना है? विथ साइन। ये बता चुका हूं मैं, जब भी वेक्टर फॉर्म लिखा जाएगा चार्ज आपको विथ साइन रखना। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये अंदर सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे। जैसे ये माइनस होता ना तो ये बी क्रॉस वी बन जाता है, वी क्रॉस बी, माइनस का मल्टीप्लाई होने पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। वेक्टर फॉर्म जहां भी लिखोगे चार्ज आपको विथ साइन पुट करना होता है। ये छापिए पहले तो। हो गया? अगले वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में। नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दीपावली के पहले पहले ऑप्टिक्स तक खत्म करना है अपने को, मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूड करके। दीपावली पे आपके पास टाइम भी रहेगा प्रैक्टिस करने का। छुट्टियों में क्या करोगे? बढ़े आगे भी। हेडिंग लिखिए कंडीशन फॉर जीरो लॉरेंज फोर्स। कंडीशन फॉर जीरो लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के जीरो लाने की क्या कंडीशन है? लिखिए कंडीशन फर्स्ट, बोथ Fe एंड Fm आर जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स है ना, बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर जीरो। पहली कंडीशन ये है कि दोनों ही फोर्स क्या हो? जीरो। कंडीशन टू, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यह भी एक तरीका है लॉरेंज फोर्स जीरो लाने का। दो तरीके हैं क्या? या तो दोनों नहीं लगे भाई। पहली कंडीशन क्या है?
बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर जीरो। या तो दोनों जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, या फिर दोनों क्या हो, इक्वलेंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो भी मैग्नेटिक फोर्स के मतलब लॉरेंज फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये चार कंडीशंस लिख लीजिए, एज इट इज नोट लगा के लिख लो इसको। ये लॉरेंज फोर्स, ये ऊपर वाला मत लिखना है, तो लिख चुके हैं अपन है ना, ये बस किसमें जीरो आएगा किसमें जीरो नहीं आएगा, मैं भी जीरो मैं नॉट भी जीरो वाला पार्ट। इसकी तबीयत खराब है क्या, घर जाना है क्या, हॉस्टल मतलब, तुम लोग छापिए धन, सब देख रहे हैं, वो डॉक्टर बन गए हैं सब। पेशेंट ही देखना है तो पहले बोर्ड पे देखिए ठीक से। हो गया, लिख लिए, इसमें लिख लिया ना, इसमें पक्का जीरो होगा, इसमें पक्का जीरो, मैं और मैं नॉट भी जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं कि लॉरेंज फोर्स जीरो कैसे हो सकता है, कौन से केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और जीरो कैसे लाया जा सकता है। तो बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स Q E और मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस, और ये मुझे क्या लाना है, तो Q कॉमन आएगा, कॉमन आके जीरो के डिवाइड में जाएगा, तो Q तो जीरो ही हो जाएगा। यहां से आगे की जो भी कहानी लिख रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए सेम है, आपको कंफ्यूज करता है वो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा है तो बताओ नेगेटिव के लिए कैसा होगा, दोनों के लिए सेम होगा। भाई ये प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, जीरो से प्लस क्यू का मल्टीप्लाई हो या माइनस क्यू का मल्टीप्लाई हो, बनना जीरो ही है। तो यहां से आगे की कहानी जो है वो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, मतलब चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या, फर्क नहीं पड़ता इससे आगे, अब है ना, इससे आगे कोई क्यों, क्योंकि चाहे प्लस क्यू हो या माइनस क्यू कॉमन आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो बताओ क्या बचा, E प्लस बोलो V क्रॉस B इक्वल टू, E को यहीं रहने दो, उधर जाएगा तो माइनस V क्रॉस B बनेगा ये, तो E इज इक्वल टू, सीक्वेंस बदल दो, क्या हो जाएगा B क्रॉस, ये कंडीशन है भैया लॉरेंज फोर्स के जीरो होने की, कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जानते हो कि दोनों के क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। मतलब पहली कंडीशन तो ये है कि लॉरेंज फोर्स जीरो तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, ऐसी फील्ड को क्रॉस्ड फील्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, क्रॉस्ड फील्ड बोले, कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रॉस्ड फील्ड है, तो उसका मतलब समझ जाना दोनों क्या है,
परपेंडिकुलर। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए कौन, वेलोसिटी। और मान लो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो कौन, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर हो जाए तो बोल हो जाए तो हो जाए, मतलब देखो भैया बी क्रॉस वी है ना, तो बी क्रॉस वी क्या बनेगा, बी वी साइन थीटा। ठीक है, थीटा 90 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 30 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 60 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होना कंपल्सन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होना कंपल्सन है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होना कंपल्सन नहीं है। वो परपेंडिकुलर हो तो भी चलेगा और कुछ एंगल पे हो लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री तो भी चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तब क्या मान के चलते हैं, इनको भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तीसरा केस, ठीक है, कंपल्सन नहीं, ये दो तो फिक्स है भैया, क्रॉस प्रोडक्ट से समझ में आ रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो होना है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मान लो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो बताओ। अब हम आते हैं ओनली मैग्नीट्यूड पे, तो E इज इक्वल टू बी क्रॉस वी लिखा आपने, तो बताओ क्या बनेगा, बी वी साइन थीटा। फिर वही कहानी है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी अगर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और साइन 90 क्या बन जाएगा 1, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितनी स्पीड से फेंकें कि चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या रहे, भाई लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा। लॉरेंज फोर्स नहीं लगने का मतलब समझते हो आप, अरे फोर्स नहीं लगने का मतलब समझते हो, एक्सेलरेशन जीरो होना, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब समझते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होना, मतलब पार्टिकल एक फिक्स स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ना वो डिफ्लेक्ट होगा ना उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, कुछ नहीं होना है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है ये फोर्स जीरो। मतलब उसके लिए कंडीशन क्या है, v का वैल्यू कितना होना चाहिए, E बाई बी। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है वो यहां से भी आते हैं, कहां से, E इक्वल टू बी क्रॉस वी से भी। इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, E इक्वल टू क्या देखा आपने, B क्रॉस, यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है किस स्पीड से फेंकना चाहिए, और वो भी इंपॉर्टेंट है किधर फेंकना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, बाद में हटा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बोला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, कैप कैप, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप। तो एक प्रोटॉन को किधर फेंकें और किस स्पीड से फेंकें कि वो अनडिफ्लेक्टेड रहे या अनएक्सेलरेटेड रहे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हो, एक्सेलरेट नहीं हो, या कुल मिला के ऐसा बोल दिया जाए कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाए। अनएक्सेलरेटेड अनडिफ्लेक्टेड होना या नेट फोर्स जीरो होना, इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती है, क्या करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन समझना है, पहले मैंने क्या बोला, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, कौन से एक्सिस पे है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे। चलो इसकी वैल्यू भी दे दी, मान लो 300 माइक्रो टेस्ला है, कितनी है 300 माइक्रो टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 400 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, कितनी है 400 न्यूटन पर कूलम है, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो। चलो या फिर ऐसा करते हैं कि इसको 300 माइक्रो टेस्ला की जगह कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2 टेस्ला है, कितनी 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस पे। तो सबसे पहली चीज तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एक प्रोटॉन को कितनी स्पीड से और किधर फेंका जाए कि वो अनडिफ्लेक्टेड रहे। तो पहले तो हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, यहां से v इज इक्वल टू ई बाई बी। ई कितना दिया है मुझे 400, b कितना दिया है 2, तो 200। कोई भी चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन से मतलब नहीं है, फिर चार्ज तो जीरो हो गया था, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्क क्या पड़ता कौन सा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ड्यूट्रॉन हो, अल्फा हो, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। उस चार्ज पार्टिकल को आपको किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा, 200 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा। समझ में आया 200 मीटर पर सेकंड कैसे निकाला मैंने, इससे निकाला, v इक्वल टू आपको 200 मीटर पर सेकंड से उस चार्ज पार्टिकल को फेंकना पड़ेगा। अब 200 मीटर पर सेकंड के आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है,
वो आपसे हो सकता है 4 ऑप्शन 200 मीटर पर सेकंड के हो, 200 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, चलो समझ लिए, किधर किधर फेंकेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। अब किधर फेंकेंगे उसका आंसर यहां से आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखी है, आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखी है, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखी है, माइनस के कैप, माइनस। ये सभी बच्चे ये समझ जाएंगे कि ये आई है ये के है, तो वो जे आएगा, कौन, वेलोसिटी। मतलब उसको फेंकना तो वाई एक्सिस पे, उसको फेंकना किधर है। अब लेकिन उसमें वो जो दो ऑप्शन होंगे उसमें एक में डला होगा प्लस वाई और एक में डला होगा, एक में डला होगा प्लस वाई और एक में क्या डला होगा। अब आपको वो सिलेक्ट करना है कि वाई में कौन सा वाई, प्लस वाई या माइनस वाई। तो कैसे पता करोगे, देखिए माइनस के में किसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए कि प्लस आई आ जाए, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। क्या सीक्वेंस बताया था मैंने, आई जे के आई, ठीक है। तो आपको आई लाने के लिए किसका मल्टी, भाई आई कैसे आएगा, के क्रॉस जे करके देख लो, या के क्रॉस माइनस जे, क्या करना चाहिए, के क्रॉस जे जब करते हैं, भाई यहां पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, प्लस जे और, चलो एक बार माइनस जे रखते हैं, माइनस जे रखेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हटा दो। अब बचा कौन, के और जे, और के क्रॉस जे क्या आता है, माइनस आई। लेकिन हमको क्या लाना है, मतलब यहां पे आप माइनस जे तो नहीं रख सकते, यहां आपको क्या रखना पड़ेगा। तो ये आंसर आपको ढूंढना होगा, और ये आंसर अपना क्या है, जे के क्रॉस जे बनेगा क्या, माइनस आई, और ये के माइनस क्या हो गया, प्लस आई। सेटिस्फाई आया कि नहीं आया। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो ये दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो इधर सारे इधर माइनस आई बन जाएगा, इधर माइनस आई आ गया, और उधर प्रॉपर सोच लो फिर कि माइनस आई लाने के लिए के में किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस जे का कि माइनस जे का, तो प्लस जे का। आया समझ में कि नहीं आया। ये यहां पे ये इतना हिस्सा जो है ना ये वेक्टर रहता है, ये वही व्यक्ति बना पाएगा जिसको क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज है कि किसके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है। आई क्रॉस जे के बनता है, जे क्रॉस के आई बनता है, के क्रॉस आई जे बनता है। सीक्वेंस में चलोगे तो, और उल्टा चलोगे तो माइनस में आती वैल्यूज। और ये मैंने वेलोसिटी पूछा है, कल को आपको वेलोसिटी और फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी देके इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है। ये तीन में से दो आपको दिए जाएंगे, तीसरा आपको चुनना पड़ेगा। है तीनों क्या, परपेंडिकुलर, एक आई है, एक जे और एक क्या है, के। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने करवाया। कितने से फेंका वो तो बहुत सिंपल है, ई बाई बी से फेंकना है, ठीक है। किधर फेंकना है वो वहां से निकलेगा, डायरेक्शन यहां से आएगी, मैग्नीट्यूड यहां से आएगा। छापिए, हो गया। बढ़ा दो, हो गया।
इस साल का नीट का क्वेश्चन करते हैं अपन, जो आया हुआ है इस साल के पेपर को। टफ देखिए इस तरीके से बनाया गया था, जैसे अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें चार्ज पार्टिकल कौन है इस बात से फर्क पड़ता है क्या? लेकिन उन्होंने इस साल नीट में इस हेडिंग पे क्वेश्चन पूछा तो शुरुआत की 2 से 2.5 लाइन उन्होंने ऐसे ही भर दी। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम है, जिसका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम है। अब इन सारी चीजों की क्या जरूरत है? ना तो यहाँ पे मास की कोई रिक्वायरमेंट है, ना यहाँ पे चार्ज की कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी वो मतलब पेपर को ऐसा बनाया गया कि 6-7 लाइन का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिखे। तो पेपर टफ मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ बनाने की कोशिश की गई थी। अब क्या जरूरत है मास चार्ज और ये सब देने की? फिर बोला जो स्पीड वगैरह दी हुई है वो भी थोड़ा सा घुमा के दिया, डायरेक्ट नहीं बोला इतने मीटर पर सेकंड, बोले स्पीड ऑफ लाइट की 1/100 टाइम, c/100 स्पीड है, c स्पीड ऑफ लाइट है। फिर एक लाइन में लिखा कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इतनी होती है। तो कुल मिला के वो 6-7 लाइन का क्वेश्चन बना दिया और ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। मैं बता हटाओ, मैं ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो बताता हूं मैं आपको। एक इलेक्ट्रॉन को फेंकना है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी c/100। c/100 मतलब स्पीड ऑफ लाइट की 1/100 टाइम, और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू उन्होंने दिया कितना होता c 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 100, मतलब स्पीड हो गई 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने बोला है ऐसी जगह पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी उन्होंने दिया 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला। अब आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दे दी तो पूछेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई वेलोसिटी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्टली वही पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए जगह पे और क्या होना चाहिए। तो बताओ क्या फॉर्मूला? E इज इक्वल टू बी इंटू वी। अरे इतना ही तो फॉर्मूला है। बी क्या है? 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, और वी कितना है? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस नहीं प्लस 6 है वो, ठीक है। 9 3 जा 27, ये कैंसिल 2 0 2700, वैल्यू कितनी आएगी? 2700। अब इसमें ऑप्शन थे, इसमें ऑप्शंस थे, एक था 27 इंटू 10 टू दी पावर 4 और एक था 27 इंटू 10 टू दी पावर 2। 27 इंटू 10 टू दी पावर 4 वैल्यू लिखी है और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 27 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिखी है। भाई 2700 आंसर आया ना अपना, तो कौन सा आंसर सही है? लेकिन ऐसे 2 ऑप्शन थे, ठीक है, 2700 ने। देखिएगा पहला ऑप्शन है E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू B, E is perpendicular to B and its magnitude is 27 into 10 to the power 4। गलत। परपेंडिकुलर वाली बात तो सही है लेकिन मैग्नीट्यूड वाली बात गलत है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2। तो 4 वाले ऑप्शन तो हटा ही दें। अब जो 2 वाले ऑप्शन उसमें 2 डाले थे, E is parallel to B, E is perpendicular to B। क्रॉस्ड फील्ड होना कंपल्सन है लॉरेंज फोर्स 0 लाने के लिए, बस ये क्वेश्चन था। E इज परपेंडिकुलर टू B और वैल्यू कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की? 2700। क्या करना था? एक मल्टीप्लाई केवल 2 वैल्यू का। तो ये इस हेडिंग से क्वेश्चन था इस बार, लॉरेंज फोर्स के 0 होने से ये क्वेश्चन था। हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं क्लास, मुझे काम है, क्योंकि ये छाप लिया था आपने। क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपको। अभी और कुछ बचा हुआ है थोड़ा बहुत इसमें पार्ट 3 में, फिर डाइपोल भी स्टार्ट हो जाएगा अगले टर्न पर।